सीआरपीएफ के डीजी श्री महेश्वरी जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण जी, मंच पर उपस्थित सभी सीआरपीएफ के डीजी गण और आज उपस्थित सभी देश की सुरक्षा करने वाले, अहर्निश देश को सुरक्षित रखने वाले सीआरपीएफ के प्यारे जवानों, अधिकारियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज पराक्रम दिवस है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उसमें भी 125वां जन्मदिन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि आज से हमेशा के लिए यह देश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी के पराक्रम को हमेशा कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देगा। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज के ही दिन अपने पराक्रम से, पराक्रम की पराकाष्ठा से देश की सीमाओं को जो सुरक्षित रखते हैं, जिनके बलिदान और परिश्रम के और पराक्रम के कारण देश चैन की नींद सो पाता है। देश की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना नहीं रहता। हमेशा अपना तिरंगा गगन के अंदर शान के साथ लहराता है। हमारा सार्वभौमत्व, हमारी संप्रभुता, इसकी रक्षा होती है। ये सभी सीआरपीएफ के पराक्रमी जवानों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आज से एक नई योजना शुरू हो रही है। इसका भी मुझे बहुत आनंद है। यह आयुष्मान सीआरपीएफ योजना चालू करने के लिए आज के दिन से बेहतर दिन नहीं हो सकता, क्योंकि सुभाष बाबू एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया। देश की जनता आज भी सुभाष बाबू के साथ नेताजी का सम्मान जोड़कर उनको कृतज्ञ भाव से याद करती है। एक यशस्वी, तेजस्वी विद्यार्थी जो आईसीएस बने, आईसीएस बनने के बाद अंग्रेजों की नौकरी करना पसंद नहीं किया, अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पसंद की। एक कुशल प्रशासक, चाहे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने या मेयर बने, उन्होंने कुशल प्रशासक के दर्शन कराए। 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और जब उनको लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज दबा हुआ है, मौका है देश के लिए, अंग्रेजों की नजर कैद से 7000 किलोमीटर के अज्ञातवास के माध्यम से दूर जाकर आजाद हिंद फौज की रचना करी। और देश में पहली बार तिरंगा फहराने का अगर सम्मान किसी को मिला है तो सुभाष बाबू को मिला है। उन्होंने उस दिन घोषणा की थी कि आज मैं आजाद भारत की धरती पर कब्र हूं। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये नारा आज भी देश भर के युवाओं के अंदर चेतना और उत्साह को भरता है, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्थन को बढ़ावा देता है। और सुभाष बाबू के जीवन के अंदर इतने कष्ट, इतनी कठिनाइयां, स्वास्थ्य अच्छा न होने के बावजूद दूर दराज के देशों के अंदर, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, अंग्रेज सत्ता जिसके लिए कहा जाता था
कि इनके राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। 27,000 किलोमीटर सबमरीन के माध्यम से गुजरते 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 आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना करी। और वो महान व्यक्ति का आज जन्मदिन है और उसी दिन आज सीएपीएफ आयुष्मान का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसी पराक्रमी जवानों के लिए जो देश की सुरक्षा करते हैं और उनके पराक्रमी मां बाप के लिए, परिवार के लिए। मुझे बहुत आनंद है इस विभाग के मंत्री के नाते कि जो जवान देश की अहर्निश चिंता करते हैं, सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए क्षण भर भी नहीं झिझकते। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर तक मोर्चा संभाल कर डट कर रहते, कोई भी चुनौती हो उसका सामना करते। देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, सीएपीएफ ने जवानों ने एक उज्जवल इतिहास की निर्मिति ये देश के आजाद होने के बाद प्रस्तुत की है। और पूरा देश आप लोगों को सम्मान के साथ देख रहा है। आपकी वीरता, आपके समर्पण और आपके बलिदानों को सैल्यूट करता है। और आज सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर इसकी शुरुआत होगी। मित्रों, जब मैं गृह मंत्रालय का प्रभार संभाला तब सभी सीएपीएफ के लगभग 150 जवानों के साथ चर्चा भी की थी, उनके साथ भोजन भी किया था। उसमें कुल मिलाकर 3 बातें उभर कर आती थी जो उनके चेहरे पर दर्द की लकीर दिखाती थी। वो दर्द उनको कभी अपनी ड्यूटी करने के लिए बाधित नहीं करता था, मगर एक हृदय में से टीस निकलती थी। एक तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो योजना है वो पूर्ण योजना नहीं थी। इनके रीइंबर्समेंट के लिए, अस्पतालों के अंदर जगह की उपलब्धता के लिए और कई जगह अस्पताल न होने के कारण उनके परिवारजनों को उनको बहुत दिक्कतें आती थी। दूसरा, हाउसिंग का सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे है। वो असम राइफल की एक राइफल वुमेन ने जब कहा तब मुझे भी लगा, मैंने जाकर मंत्रालय में जांच करी तो 7 अर्थ में सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे था। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जगह जल्दी भरी नहीं जाती, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता, इसलिए हमें पूरा साल लगभग ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ता है। हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते। इससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है, इसमें हमारा भी मानसिक तनाव बढ़ता है, ड्यूटी करने में दिक्कत आती है। और जब ये बात वो बता रहे थे तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत उकसा कर उनको पूछना पड़ता था, तब जाकर वो बोल रहे थे। ये तीनों बातों को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सुधारने का निर्णय उसी दिन कर दिया था जब जवानों के साथ मेरा संवाद हो रहा था। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जवान सरहद पर, सीमा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, कम से कम उसको उसके परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की ओर से वो निश्चिंत होकर मां भारती की सेवा में वहां डटे रहे। ये जिम्मेदारी उन पर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सीएपीएफ के अंदर हर सीएपीएफ के लिए रिव्यू की मीटिंगें हुई, तब ये योजना का विचार हुआ। और मुझे कहते हुए आनंद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, इसका ही एक एक्सटेंशन आज सीएपीएफ आयुष्मान के नाम से सभी सीएपीएफ के कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए आज
डॉक्टर इंदु भूषण ने बहुत डिटेल में बात बताई है, मगर उन्होंने बहुत क्लमजी तरीके से बताई है। मैं उसको थोड़े सरल तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब ढेर सारी समस्याओं को उन्होंने हल करने की शुरुआत की। कई लोगों ने पहले स्टेटमेंट किए थे कि खजाने पर सबसे पहला अधिकार किसका। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट कर दिया, खजाने पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का है। और 60 करोड़ गरीबों के लिए बैंक अकाउंट देना, उनके घर में गैस का सिलेंडर देना, पूरा घर देना, घर में शौचालय देना, घर में बिजली पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करना। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आज लगभग 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा कर चुकी है और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक की सीमा में कोई भी गंभीर बीमारी का इलाज करना है तो आज उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मेरे मध्य क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है कि एक माता जब इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी कर घर जाती है तो उसको 250 रुपया घर जाने का भी इस योजना के तहत देने में आते हैं। तो बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिससे देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में स्वास्थ्य के बारे में चिंता ही नहीं है। और कैशलेस सिस्टम है, आप कार्ड दे दीजिए, वो स्वैप कर लेंगे, आप चले जाइए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत। और उसी का मॉडल अपनाते हुए गृह विभाग ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का एक एक्सटेंशन CAPF आयुष्मान की आज शुरुआत की। इसके तहत लगभग 10 लाख CAPF के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। घर में बूढ़ी मां है, बीमार पड़ जाए तो आपको चिंता मत करिए, एक कार्ड कोई भी जाकर स्वैप करा लेगा, नजदीक के अस्पतालों में उसका इलाज हो जाएगा। मेरे 24,000 अस्पतालों में से 14,000 अस्पताल निजी अस्पताल भी, अच्छे अस्पताल भी, इसके अंदर आपका आपके परिजनों का इलाज किसी भी तकलीफ के बगैर हो, इस प्रकार की इस योजना को करा है। और मित्रों, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तब ढेर सारी दिक्कतें परिवार को झेलनी पड़ती हैं। उसमें से आज एक दिक्कत नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी रिजॉल्व कर दी है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप निश्चिंत होकर आपकी ड्यूटी करें। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है। हमने हमेशा से सोचा है कि जो देश के लिए काम करता है, देश ने उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भेंट है हमारे CAPF के जवानों को। मित्रों, सैटिस्फैक्शन रेशियो के लिए हमने बहुत बड़ा अभियान उठाया है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि सैटिस्फैक्शन रेशियो 1.5 साल पहले लगभग 36% था और 2022 जब 75वीं साल आएगी आजादी की, उस वक्त इसको हम 55% तक पहुंचाने का काम करेंगे। 55% CAPF के जवानों के लिए रहने को निकालेंगे और 25,000 भवन अभी निर्माणाधीन। आज टोकन उसका कुछ भवनों का लोकार्पण भी हुआ है। और मैं मानता हूं मित्र कि
आपके हेडक्वार्टर पर ही अगर रहने की व्यवस्था होती है तो जब आप हेडक्वार्टर पर वापस आते हो तब परिवार के साथ रहते। और इस सेटिस्फेक्शन रेशियो को धीरे धीरे 65% से ज्यादा ले जाना, इसका लक्ष्य हमने रखा है और 2024 के पहले इसको हम निश्चित रूप से 65% से ज्यादा बढ़ाकर आपकी ढेर सारी दिक्कतों का समाधान ढूंढेंगे। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हर जवान कम से कम 100 दिन साल में अपने परिवार के साथ 100 दिन, जिसमें हेडक्वार्टर पर रहोगे वो जिंदगी पूरी। अगर आप आपके परिवार के साथ रह सको, इस प्रकार का आयोजन करेंगे। अभी कल ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। 50,000 से ज्यादा जवान अब नफरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर एक जवान जाएगा, शायद उसी दिन दूसरा जवान इसको रिप्लेस करेगा, ट्रेनिंग के साथ वो तैयार होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हम हाथ में लेंगे। तभी यह संभव है कि 100 दिन आप आपके परिवार के साथ रह पाओ। तभी यह संभव है कि आपके परिवार का भी तनाव कम हो, आपका भी मानसिक तनाव कम हो और सीमा पर निश्चित होकर आप आपकी ड्यूटी कर पाओ। इस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये जो आयुष्मान सीएपीएफ शुरू हो रही आज से मई तक, 1 मई के पहले हम इसको कंप्लीटली देश के सभी जवानों के लिए लागू कर ये प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। और 1 मई के दिन प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों से पूरे सीएपीएफ का आयुष्मान कवच देश के सामने और सीएपीएफ के जवानों को लोकार्पण करने का काम भी हम 1 मई के पहले पूरा करेंगे। इस प्रकार का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया गया है। और मित्रों, मैं यहां से जाकर इसमें शुरुआती दिक्कतें जो आती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को निराकरण के लिए हम एक एजेंसी भी हायर करने वाले हैं, जिस नंबर पर आप कंप्लेन कर पाओगे और धीरे 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 इसकी सारी कंप्लेन का निपटारा करते हुए इसको एक संपूर्ण योजना, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं टीचिंग प्रॉब्लम आते हैं। टीचिंग प्रॉब्लम के निपटारे की अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो योजनाएं सफल नहीं होती अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में। मगर टीचिंग प्रॉब्लम का निपटारे का साथ में ही विचार कर लेते हैं तो योजनाएं कभी विफल नहीं जाती। और इसलिए जो प्रॉब्लम आए इसको बताने से आपने नहीं झिझकना चाहिए। और ढेर सारे अस्पतालों के अंदर जब आप जाओगे तब आपको अच्छी आवभगत मिले, इस प्रकार की हम पूरी चिंता करेंगे। मित्रों, जब 24,000 कर्म अस्पतालों से आप जुड़ने वाले हो तब एक बात और बताना चाहता हूं। सभी सीएपीएफ के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल सीएपीएफ के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों की स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर पहले आपके परिजनों ने जहां पर इलाज कराया है वो डॉक्टर की अंतिम टिप्पणियां भी अंकित होगी, जिससे वो इसके कंटिन्यूएशन में अगर दूसरे अस्पताल में गए हो तो काम कर पाए। इस प्रकार का डिटेल प्लानिंग गृह विभाग ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए किया है, सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए किया है। और मित्रों, आज एक
जो योजना हुई है, इसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फर्क इससे आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य में तो पड़ेगा, आपकी क्षमताओं में भी पड़ेगा, और घर पे जाओगे बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे हास्य के साथ आपका स्वागत करेंगे, तो आपके मन में एक उम्दा बहुत अच्छे संतोष का भाव भी निर्मित होगा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार मेरे परिवार की चिंता कर रही है। मित्रों, कोरोना की लड़ाई के अंदर ये 2020 का साल समग्र दुनिया और मानव जात के लिए बहुत चैलेंजेस लाने वाला साल रहा। शायद ही इतना बड़ा संकट मानव जात पर कभी आया होगा। इतने बड़े संकट के सामना मानव जात ने किया है, पूरी दुनिया ने किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक किया है। ढेर सारे संशय शुरुआती समय में उठाए जाते थे कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को 2 दर्जे की माना जाता है, और इसका अस्वीकार भी हम नहीं कर सकते। मगर जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कुछ प्रिकॉशनरी कदम उठाए, समय पर लॉकडाउन किया, पूरी जनता को इसके सामने लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, दिया जलाकर प्रार्थना करने का ऐलान किया, घंटी बजाकर जागृति का ऐलान किया, और सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करने का कार्यक्रम करा। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एक पेज पर आ गया। और आज आंकड़े मुड़कर देखते हैं तो जो विकसित देश है उसके आंकड़े और भारत के आंकड़ों में भारत बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिन देशों के अंदर सबसे कम मृत्यु हुई है, वो देशों में हमारा भारत शुमार है। इसका हम सबको गौरव होना चाहिए। आज सबसे कम लोग अस्पताल में हैं, उन देशों की सूची में भी भारत शुमार है, और अच्छे होकर जाने वालों की संख्या जिसकी सबसे ज्यादा है 96%, उसमें भी भारत शुमार है। और कोरोना आने से पहले हम मास्क भी नहीं बना सकते थे, पीपीई किट भी नहीं बना सकते थे, वेंटिलेटर भी नहीं बना सकते थे। आज मैं यहां गौरव के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया को मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर देने की क्षमता हमारे उद्योग जगत ने बनाई है और दुनिया में है। ये लड़ाई हम क्यों लड़ पाए? ये लड़ाई इसलिए लड़ पाए कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, और भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार तो लड़ी ही, राज्य सरकारें भी लड़ी, साथ में 130 करोड़ की आबादी भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम है कि ये सफलता। और हमारे सीएपीएफ के जवान, पुलिस के जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति में पाए गए। चाहे लॉकडाउन की अनुपालना करानी है, चाहे कोई बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे लॉकडाउन तोड़ने वालों को विनय से अपने घर वापस भेजना हो, चाहे एयरपोर्ट पर सुचारू व्यवस्था करनी हो, चाहे अस्पतालों की सुरक्षा करनी हो, कहीं पर भी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पुलिस और सीएपीएफ के कई जवान संक्रमित भी हुए और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, परंतु ये लड़ाई में इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं आज इस मंच से देश भर के पुलिसकर्मी और हमारे सीएपीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये लड़ाई में बहुत सफल हुई। और इसीलिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, टीकाकरण की शुरुआत हुई,
हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने 2 टीके बनाए और 2 मेड इन इंडिया टीके आज विश्व में सबसे उपयुक्त टीके माने जाते हैं। इसके वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो पहले जिनको सबसे पहले वैक्सीन देना है उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सीधा नंबर हमारे पुलिसकर्मी और सीएपीएफ जवानों का रखा गया है। आप लोगों को सबसे पहली लिस्ट में और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और स्पीड भी अब 4-5वें दिन बहुत गति पकड़ी है और धीरे धीरे गति बढ़ती ही जाएगी। मैं आज सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सभी जवानों को, चाहे वो राज्य के पुलिसकर्मी हो या चाहे सीएपीएफ के जवान हो, सबको कहता हूं अपनी बारी का इंतजार करिए, जरा भी संशय रखे बगैर ये टीके को ले लीजिए, अपने आप को सुरक्षित करिए और बाकी का जीवन भी मां भारती की सेवा के लिए आप जिस प्रकार से ड्यूटी करते हैं करते हैं। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं टीके के लिए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, भैया राजनीति करने के लिए ढेर सारे मंच है, आ जाना, कर लेंगे 2-2 हाथ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो जुड़ी हुई चीजों, लोगों में एक श्रद्धा की निर्मित ही करनी है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जो इजाद किया है टीका, इस पर क्यों शंका के बादल मंडरा रहे हो भैया? ढेर सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए। मैं सीएपीएफ के सभी जवानों को कहता हूं कि आप जब टीकाकरण का हमारा नंबर आए तब आप इसको जरूर श्रद्धा के साथ टीका लगाइए और अपने आप को एक सुरक्षा कवच के साथ महसूस कर देश के ड्यूटी में लग जाइए। मित्रों, हम जब यहां पर सीएपीएफ के कार्यक्रम में है उस वक्त मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ढेर सारे सुधार गृह मंत्रालय में भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। गृह मंत्रालय में पहले सब लोग मानते कि भाई इसमें क्या सुधार करो, ढेर सारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार की जरूरत है। जैसे सीएपीएफ आयुष्मान, हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी स्थापना करने का काम किया है और अब सीएपीएफ के अंदर जिसको जाना है, पुलिस बल के अंदर जिसको जाना है, रक्षा के साथ जुड़ा वाले किसी भी क्षेत्र में जाना है, वो बच्चा 12th के बाद अपनी कैरियर वहीं से बनाएगा और उसको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। उसके कई साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। इसका अभ्यासक्रम ही ऐसा बनेगा कि ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था अभ्यासक्रम के दौरान भी हो जाएगी और उस दृष्टि से जब उसको प्रायोरिटी देंगे उसकी नौकरी भी सुनिश्चित हो जाएगी। यहां सर्वानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हुए हैं। मैं असम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज आसाम में तुरंत चालू कराना चाहिए, जिससे आसाम के युवाओं को भी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का फायदा मिले और इससे जिसमें बच्चों को कैरियर बनानी है उसी क्षेत्र का विशेष प्रशिक्षण देने की एक शुरुआत होगी, प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत। और ये दोनों यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों के साथ एमओयू की दरखास्त भी आ गई है। आसाम सरकार ने भी एफएसएल के लिए तो दरखास्त भेजी है। मैं मानता हूं कि इससे सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। मित्रों, आज ढेर सारे सुधार गृह विभाग ने शुरू किए हैं। उसमें से एक मानवीय संवेदनाओं के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ सुधार यहां पर शुरू हुआ है और मुझे श्रद्धा है कि हमारी टीम 1 मई को प्रधानमंत्री जी के हाथ से इस पूरी योजना को पूर्ण कर देश भर
के सीएपीएफ के जवानों को ये सुरक्षा चक्र देने में सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहाँ पर एसएसबी के भी भवनों का, प्रशासनिक भवन का और अस्पताल का लोकार्पण हुआ है, तो मैं एसएसबी के जवानों को भी बधाई देना चाहता हूं। और ये आयुष्मान सीएपीएफ की जो कल्पना थी उसको चरितार्थ करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए इंदु भूषण जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने पहली बार विचार रखा है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा था, शायद और कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से अपना चुनाव नहीं किया है इंदु भूषण जी, शायद और कोई डिपार्टमेंट ने नहीं किया, मगर आज उन्होंने कल्पना रखी कि सब लोग जुट जाए। मगर खैर सीएपीएफ के सारे लोग और परिवारजन बहुत बहुत उनको मैं शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करता हूं कि इस योजना को उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।